जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 60 वर्ष की चंद्रलेखा की तरफ सब सहानुभूति से देख रहे थे और कुछ लोग उनको चुप भी करवा रहे थे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार मुंह से हाय मेरे लाल की आवाज निकलती और चंद्रलेखा का सिर एक तरफ लुढ़क जाता। अचानक उनकी बहू, बेटा तो चला गया, अब रोने से थोड़ी वापस आएगा अम्मा, आपके कारण ही उनकी जान गई है। इतना कहकर रश्मि जोर जोर से रोने लगी। सभी लोग रश्मि को चुप कराने लग गए। हाँ, मेरे कारण ही मेरा बेटा गया है, मुझको पता है, पर मैंने उसके लिए ही ये सब किया था ना। मुझे क्या पता था कि मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाऊंगी। होश में आओ चंद्रलेखा, तुम्हें बहू को भी देखना है। 3 साल ही तो हुए थे उनके ब्याह को। मंजू अभी कुछ दिनों पहले ही कॉलोनी में आई थी। उन्हें इस परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अनीता, मुझे भी बताओ यार, माजरा क्या है? जरा इन दोनों को समझ जाने दो, बताती हूँ। थोड़ी देर में दोनों महिलाएं अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी। मंजू, घर चलोगी? मैं भी फ्री हूँ, पतिदेव टूर पर गए हैं, कल लौटेंगे। हाँ चलो, पर चाय पिलानी पड़ेगी। हाँ हाँ, चाय क्या, पकौड़ी भी खिलाऊंगी। दोनों सखियां ड्राइंग रूम में आकर बड़े से विशालकाय सोफे पर पसर गयी। सोमा, जरा चाय बना दो और कुछ पकौड़ी भी तल लेना। जी मेम साहब। हाँ बताओ, क्या चक्कर है माँ जी के घर में? क्या बताऊं, सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। इनका बेटा इंद्रनील मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुका था। इन लोगों ने उसकी शादी रश्मि, जो उनकी बचपन की सहेली की बेटी थी, उससे तय कर दी। वो लोग काफी पैसे वाले थे। इनकी इच्छा थी कि वो लोग इंद्रनील को नर्सिंग होम खुलवा देंगे, मुंह मांगा दहेज देंगे। ओहो, बेटा डॉक्टर, फिर भी दहेज का लालच? हाँ, क्योंकि बेटी की शादी में इनको भी दहेज देना पड़ा था। पर बात अभी खत्म नहीं हुई। इंद्रनील का अपने कॉलेज में किसी लड़की से प्रेम था। उसने साफ मना कर दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शिखा से, वरना आजीवन कुंवारा रहेगा। क्या वो लड़की भी डॉक्टर है? हाँ थी तो डॉक्टर, पर गरीब थी। इन्हें अपनी अमीर और दहेज वाली वधू ही चाहिए थी। इनकी सहेली के यहाँ रिश्ते के लिए ठाकुर साहब ही मान गए। आती लक्ष्मी किससे बुरी लगती है, इसलिए वो चुप ही रही। लड़के के लाख मना करने पर भी ये सब लोग नहीं माने। उस लड़की ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसको तो शायद पता भी नहीं चलने दिया इन लोगों ने। एक दिन मैं अचानक इनके घर पहुंच गई थी तो। माँ, तुम एक साथ 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। बेटा बहुत खूबसूरत है तू, एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाएगा। तू ही सोच, तेरा खुद का नर्सिंग होम होगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग आराम से दिल्ली जाकर सेटल हो जाना। माँ, मैं शिखा से प्यार करता हूँ, उसको वचन दे चुका हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? उसको दिए हुए वचन की इतनी चिंता है और हमारी कोई चिंता नहीं। इतना कर्ज लेकर हमने तुम्हें इस लायक बनाया, उसका कुछ नहीं, अपनी जिंदगी तक गिरवी रख दी। तो ये कहो ना कि तुम मेरी शादी करके अपना कर्ज चुकाना चाहती हो। माँ, मैं 5 साल के भीतर तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा, तुम उसके लिए चिंता मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम रश्मि से शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शादी तो तुम्हें वही करनी होगी जहाँ हम चाहेंगे। हाँ। इंद्रनील चुप हो गया था। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई थी। कुछ ही दिनों में एक दिन अम्मा मेरे पास आई। अनीता, मेरे बेटे इंद्रनील की शादी है, पूरे परिवार के साथ आ जाना। कहते हुए उन्होंने कार्ड थाम दिया था। उनकी काम वाली बाई हमारे यहाँ भी साफ सफाई का काम करती थी। उसने बताया, बीवी जी, इंद्रनील भैया तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सारी तैयारी उनकी अम्मा की है और न जाने कैसा लड़का है, शायद कि कोई खुशी ही नहीं है चेहरे पे। शादी क्या, सारी रस्में धूमधाम से हुई, पर लड़के का कोई दोस्त नहीं आया था। लड़का तो हर रस्म पूरी कर रहा था, पर बोझ की तरह। शादी में उसकी दूर की। देवर जी, डर लग रहा है क्या शादी से? इतना चुपचाप तो लड़कियां भी नहीं रहती अपनी शादी में। वो तब भी चुप रहा था। फीकी सी मुस्कान चेहरे पर आई, फिर चली गई। शादी में बहुत सम्मान और बड़ी गाड़ी सब कुछ मिला। लड़की तो थी ही चांद का टुकड़ा। सबने बहुत तारीफ की उसकी। एक हफ्ते बाद ही दोनों मुंबई चले गए। करीब 6 महीने बाद एक दिन अम्मा मेरे पास आई। अनीता, मेरे बेटे को किसी ने कुछ कर दिया है,
वो तो अपनी पत्नी से बात ही नहीं करता है। अगले हफ्ते ही पूना चला जाएगा। मैं क्या करूं? परंतु ये शादी तो उसकी मर्जी से हुई थी ना? नहीं, वो शिखा नाम की किसी लड़की से प्रेम करता था। मैं अपनी सहेली को वचन दे चुकी थी, इसलिए शादी उसी से करनी पड़ी। पर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बेटे की खुशी से ज्यादा जरूरी आपकी सहेली को दिया हुआ वचन कैसे हो सकता है? मेरी मति मारी गई थी। कुछ दिन पहले ही मेरी बहू रश्मि ने फोन कर बताया कि इंद्रनील शिखा के घर गया है। 2 दिन से उसके पास आया ही नहीं है, इसलिए मैं मुंबई चली गई। रश्मि के साथ में शिखा के घर पहुंची तो पता चला कि शिखा की मां हार्ट अटैक से खत्म हो गई है। हमारा इंद्रनील ही दौड़ धूप कर सारे इंतजाम कर रहा था। शिखा भूत की तरह एक कोने में बैठी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका शायद और कोई रिश्तेदार नहीं था, पर मुझे देखकर इंद्रनील मेरे पास आकर बोला, माँ, तुमसे कितनी बार कहा था कि एक बार शिखा की माँ से मिल लो, पर तुम नहीं आई। अब क्या लेने आई हो जब सब कुछ खत्म हो गया है? मैं सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ। अब तुम जाओ, मैं कल आऊंगा। दोनों वहाँ से उठकर घर चली आई। कितनी असहाय और मासूम है शिखा। कौन कहेगा कि डॉक्टर है। मुझे एक बार मिल लेना चाहिए था, पर मेरे सिर पर तो वाकई रश्मि का भूत सवार था। तभी रश्मि बोल उठी, माँ जी, आखिर आप चाहती क्या है? आपने जानबूझकर हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपको क्या लगा कि शादी गुड्डी गुड़िया का खेल है? इंद्रनील ने मेरी तरफ कभी ठीक से देखा भी नहीं। अंदर ही अंदर उसे न जाने कौन सा गम खाए जा रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगी। इस बार तुम दोनों को ले चलूंगी अपने साथ। दूसरे दिन जब इंद्रनील आया तो नहा धोकर अपने कमरे में सोने चला गया। शाम को उठते ही, माँ, रश्मि को लेकर तुम चली जाओ। शिखा यहाँ अकेली है, उसे मेरी जरूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसी वैसी मत समझना। मैं तुम्हें दहेज के केस में कोर्ट में घसीटूंगी। तुमने और तुम्हारी माँ ने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम उस लड़की को नहीं भुला सकते थे तो मुझसे शादी ही क्यों की? दूध पीते बच्चे तो नहीं थे कि माँ का हाथ पकड़कर शादी करने चल पड़े। फिलहाल जो करना है कर लेना, अभी मैं निकल रहा हूँ। रश्मि, तुम मेरे साथ घर चलो। मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। इतना कहकर वो चल पड़ी। मैंने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन इंद्रनील नहीं आया। मैं भी चाबी पड़ोस में देकर वापस आ गई। ओहो, रश्मि ने कोई कोर्ट का नोटिस भी भेजा अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। इस घटना के इतने दिन बाद अचानक सुना कि इंद्रनील ने आत्महत्या कर ली और ये लोग मुंबई से आज ही लौटे। सारी गलती इंद्रनील की अम्मा की है। दूसरा कोई क्या कर सकता है? गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। बेचारी अम्मा जीवन भर आंसू बहाती रहेंगी। चलो, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? शॉपिंग पर चलोगी? मंजू ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। एक गांव में गप्पू नाम का एक आदमी रहता था। गप्पू स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति था। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते, मगर गप्पू कुछ भी बोल नहीं पाता था। वो जहाँ भी काम मांगने जाता, सभी उसे निकाल देते थे, क्योंकि गप्पू उनके सवालों का एक जवाब भी सही से नहीं दे पाता था। कोई मुझे नहीं समझता और मैं किसी को कुछ समझा भी नहीं पाता हूँ। कितनी दुख की बात है। गप्पू बहुत उदास रहता था। वो भी चाहता था सभी को मुंह तोड़ जवाब देना, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे 2 वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दिन उदास होकर गप्पू एक पेड़ के नीचे बैठा था। रघुवीर नाम का एक इंसान मजदूर ढूंढने निकला हुआ था। शाम हो जाने के कारण उसे एक भी मजदूर नहीं मिल रहा था। अरे, एक भी मजदूर नहीं दिख रहा है। अब मेरा काम कैसे होगा? तभी रघुवीर की नजर पेड़ के नीचे लेटे गप्पू को पड़ती है। चलो, लगता है ये काम मांगने के लिए ही यहाँ बैठा है। चलो, अभी इससे बात करता हूँ। रघुवीर गप्पू के पास आता है। अरे सुनो, क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? ये सुन गप्पू बहुत खुश हो जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कह पाता है। अरे क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा, तुम्हें काम नहीं करना है तो बोलो, बोलते क्यों नहीं?
गप्पू कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब रघुवीर वहाँ से जाने लगता है। हिम्मत जुटाकर गप्पू धीरे से कहता है, हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। ये सुन रघुवीर रुक जाता है। अरे काम करना चाहते हो तो बैठे क्यों हो? चलो मेरे साथ मेरे घर पर और काम शुरू कर दो। गप्पू रघुवीर के साथ चल पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? गप्पू कुछ भी नहीं कह पाता है। इस तरह बिल्कुल शांत रहोगे तो मैं तुम्हारा नाम शांति राम रख दूंगा। बोलो, रख दूं? ये सुनकर भी गप्पू कुछ भी नहीं बोलता है। रघुवीर गप्पू को अपने घर लेकर आता है। रघुवीर की पत्नी वहीं खड़ी थी। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अरे पता नहीं इसका नाम क्या है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तुम समझ लो इसका नाम शांति राम है। काम करवाना था तो इसे लेकर आ गया। जी ठीक है। आओ शांति राम, मेरी खेत के पास आओ। ये देखो, यहाँ एक बहुत ही मजबूत और विशाल पेड़ लग गया है। इसे ही काटना है, वो भी आज के आज, क्योंकि मैं कल सुबह से यहाँ सब्जियों के बीज लगाने शुरू कर दूंगा। सब तैयारी हो गई है, बस इस पेड़ को कैसे भी यहाँ से हटा दो। गप्पू तुरंत काम में लग जाता है। ये तो बताओ, ये काम तुमसे होगा या नहीं? गप्पू फिर से कुछ नहीं बोलता है। तभी रघुवीर के घर गांव का एक आदमी आता है। अच्छा, क्या हुआ रघुवीर? कोई मजदूर मिला काम करने के लिए? हाँ, चलो चलकर देखता हूँ। वो गप्पू को देखकर रघुवीर से कहता है, अरे आखिर ये किसे रख लिया है तुमने? जरा भी बुद्धि नहीं है इसके पास, कोई काम का नहीं है ये। एक सवाल पूछो तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। क्यों, ऐसी कौन सी बुरी बात है इसमें? दिमाग बहुत दर्द करवा देता है। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी निकालो इसे। अरे नहीं नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इसीलिए मैं इसे नहीं निकालूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सुनो शांति राम, सुना है तुम कुछ भी नहीं बोलते हो और सभी लोगों का दिमाग दर्द करवा देते हो। अरे घबराओ मत, मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। तुम बस मेरा काम खत्म कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वैसे भी सभी इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है, इसीलिए हमें कमी नहीं, गुणों पर ध्यान देना चाहिए। गप्पू वापस काम में लग जाता है। रात होने से पहले काम पूरा कर लेता है। वाह, तुमने तो समय पर काम पूरा कर दिया। ये लो तुम्हारे पैसे। गप्पू पैसे देख बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वाह, आज पहली बार इतना कमाई हुआ है। गप्पू पैसे लेकर जाने लगता है। तभी रघुवीर गप्पू को रोकता है। घर के कामों में मदद करने वाले लड़के की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? गप्पू सिर हिलाकर हाँ कहता है। ठीक है, कल सुबह में आ जाना मेरे घर। गप्पू बहुत खुश हो जाता है। वाह, पैसे मिले और नौकरी भी मिल गई, आज तो कमाल ही हो गया। रघुवीर दिल का बहुत अच्छा इंसान था। जब उसने देखा सभी गप्पू का मजाक उड़ा रहे हैं और कोई भी जैसे काम नहीं दे रहा है, तो यही सोचकर रघुवीर ने गप्पू को काम पर रख लिया। अगले दिन से ही गप्पू काम पर लग जाता है, मगर अभी भी वो कुछ भी नहीं बोला करता। बस जो भी काम मिलता है उसे शांति से कर दिया करता था। सुनो शांति राम, ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें सब जगह बोलना शुरू कर देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और कभी कोई मजाक उड़ाए तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। गप्पू रघुवीर की सभी बातों को सुनता है और सिर हिलाता है। रघुवीर के पास फल का एक बागान भी था। उस फल के बागान के लगभग सभी फल रघुवीर शहर में बेचा करता था। एक दिन रघुवीर गप्पू से कहता है, शांति राम, एक काम करो, जितने भी फल के डब्बे पक चुके हैं उन्हें शहर पहुंचाने जाओ, और हाँ, सारा सामान बिल्कुल सावधानी से ले जाना। गप्पू सारे फल के डब्बे को एक बैलगाड़ी पे लाद कर शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर आकर गप्पू फल के सभी डब्बों को दुकान पर पहुंचा देता है और वापस गांव आने लगता है। तभी गप्पू को बैलगाड़ी में एक फल गिरा हुआ दिखता है। ये कौन सा फल है? आसपास के लोगों से पूछने पर गप्पू को पता चलता है इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी क्या होता है? मैंने तो पहली बार नाम सुना है। गप्पू बैलगाड़ी के अंदर ही स्ट्रॉबेरी को रख देता है और आगे बढ़ने लगता है। अचानक बारिश हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, इसलिए गप्पू एक जगह पर रुक जाता है। तभी स्ट्रॉबेरी से आवाज आती है, गप्पू, तुम इतने शांत शांत से क्यों रहते हो?
कभी किसी से कुछ बात क्यों नहीं करते हो? स्ट्रॉबेरी को बोलता देख गप्पू हैरान सा रह जाता है। तुम कौन हो? मैं जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। बताओ, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? किसी से बात क्यों नहीं करते? मेरे पिताजी बचपन में मुझे बहुत मारा करते थे। मेरी एक बात भी नहीं सुनते थे। मैं कुछ बोलता तो चुप करवा देते थे। वही डर आज तक मेरे अंदर है और मैं कुछ भूल नहीं पाता। तुम उदास मत हो। एक काम करो, तुम मुझे खाओ। देखना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग से पुरानी सभी बुरी चीजें हट जाएगी और तुम आम लोगों की तरह ही हो जाओगे। स्ट्रॉबेरी खाते ही गप्पू बिल्कुल सही हो जाता है। वो पुरानी सभी बुरी यादें भूल जाता है और सभी से खुशी खुशी बात करना शुरू कर देता है। क्या हुआ शांतिराम, सब कुछ सही से पहुंचा दिया है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ सही से पहुंचा दिया है। और वैसे मेरा नाम गप्पू है, आप मुझे गप्पू बुला सकते हैं। गप्पू का ये बदला हुआ रूप देखकर रघुवीर बहुत खुश होता है। पूरे गांव वाले गप्पू के इस बदलाव को देख हैरान थे। गप्पू रघुवीर के साथ काम करने लगता है और खुशी खुशी रहने लगता है। बात उस समय की है जब ईशानपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें अनीता अपने 2 बेटों राजकुमार और सुरेश के साथ रहती थी। अनीता कुछ दिन से बीमार थी और सुरेश एक पैर से अपाहिज था। उसे इस बात की चिंता थी कि सुरेश इतना सीधा और अपंग भी है तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। राजकुमार, इधर आओ मेरे बच्चे। क्या हुआ माँ? राजकुमार, मेरा अंतिम समय आ गया है। सुरेश की चिंता होती है क्योंकि वो एक तो अपाहिज है और ऊपर से बहुत सीधा भी है। उसका जीवन यापन कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। मेरे जाने के बाद राजकुमार, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सुरेश का ध्यान रखो। जमीन का एक टुकड़ा मेरे पास है, तुम दोनों भाई उसको बराबर बांट लेना। माँ, आप ऐसा क्यों रो रही हो? मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर अनीता अंतिम सांस लेती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। राजकुमार और सुरेश बहुत ज्यादा विलाप करते हैं। राजकुमार व्यवहार से बहुत चालाक था और सुरेश बहुत सीधा। एक तो माँ चली गई और सुरेश को मेरे ऊपर छोड़ गई। अब मैं कहाँ तक उसका ध्यान रख पाऊंगा? एक तो खेत भी इतना बड़ा नहीं है जिसमें से मैं सुरेश को भी हिस्सा दूं, पर उसको देना ही क्यों है? उसकी तो शादी भी नहीं होनी। मुझको आगे गृहस्थी भी संभालनी है। क्यों ना मैं इसको खेत में हिस्सा ही ना दूं और किसी बहाने से इसे घर से निकाल दूं तो पूरा खेत मेरा ही हो जाएगा। राजकुमार सुरेश को बहुत प्रताड़ित करने लगता है। वो उसको कई बार खाना भी नहीं देता। उसने चालाकी से सुरेश के अंगूठे का निशान कागज पर ले लिया, जिसमें लिखा था कि पूरा खेत राजकुमार के नाम पर है और खेत का एक कोना जो बंजर पड़ा हुआ है वो सुरेश के नाम पर है। देख सुरेश, मैं तुझे धोखे में नहीं रखना चाहता। तेरी तो शादी होगी नहीं तो तुझे खेत की जरूरत क्या है? और मुझे शादी करनी है और गृहस्थी चलानी है, इसीलिए मुझे तो खेत की ज्यादा जरूरत होगी। पीपल के पेड़ के नीचे जो जमीन का टुकड़ा है वो तेरा है। पर भैया, आप जमीन का बंटवारा कर क्यों रहे हो? हम दोनों को तो साथ में रहना है ना? माँ की अंतिम इच्छा यही थी। मैं तुझे अलग कहाँ कर रहा हूँ, तेरा ध्यान तो रख रहा हूँ। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तू खेत में चला जाया कर। राजकुमार इसी तरह से सुरेश को परेशान किया करता था। वो दरवाजा लगाकर चला जाता और सुरेश बाहर ही खड़ा रह जाता। उसे भूख लगती तो उसको खाना नहीं देता। एक दिन की बात है, सुरेश बाहर खड़ा होकर राजकुमार का इंतजार कर रहा था, पर बहुत देर हो गई। राजकुमार आया नहीं तो वो अपने खेत पर चला गया जो कि बंजर खेत था। न जाने भैया कहाँ चले गए। जोरों की भूख लगी है। इस खेत में भी कुछ नहीं है, ये भी बंजर पड़ा है। अगर मैं चाहूँ भी तो इस खेत में कुछ भी नहीं उगा सकता, ये सालों से बंजर ही है। अच्छा है, सुरेश यहाँ से चला गया, कम से कम मुसीबत तो छूटी। सुरेश उदास होकर अपने बंजर भूमि पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ से एक सब्जी वाला निकला जिसके ठेले पर भिंडियाँ थी। उसके ठेले पर से 5 भिंडियाँ जमीन पर गिर पड़ी। सुरेश ने उसे काफी आवाज लगाई पर उसने एक न सुनी और वो आगे बढ़ गया। सुरेश चलने में लाचार था, इस वजह से वो उसके पीछे ही नहीं भाग पाया।
उस बेचारे की ये 5 भिंडियां गिर गई। उसको मैंने कितनी आवाज लगाई। बहुत जोरों की भूख लगी है, क्यों ना मैं इन्हीं भिंडियों को खा लूं। वो 2 भिंडियां कच्ची ही खा जाता है। तभी उसको ध्यान आता है कि आज के लिए 2 भिंडियां ही काफी है। कल भी अगर भूख लगी तो कल का भी सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं इन भिंडियों को इस बंजर खेत में दबा दूं। यहाँ पर तो कोई आएगा ही नहीं। कल फिर दोबारा यहाँ आकर इन भिंडियों को खाकर पेट भर लूंगा। सुरेश उन भिंडियों को जमीन में दबा देता है और घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह जब सुरेश अपने बंजर खेत पर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा खेत भिंडियों से भरा हुआ होता है। अरे ये क्या, यहाँ इस बंजर भूमि पर इतनी भिंडियाँ कहाँ से आ गई? मैंने तो भिंडी की खेती की भी नहीं थी। वो एक भिंडी तोड़कर खा लेता है, जिसकी वजह से उसका अपांग पैर ठीक हो जाता है। तभी उसको उन दबी हुई भिंडियों के बारे में याद आता है। कहीं ये इन भिंडियों का चमत्कार तो नहीं है जो मैंने जमीन में छिपाई थी? सुरेश जब उस गड्ढे को खोद कर देखता है तो उसमें वही भिंडियाँ सुरक्षित होती है। वो समझ जाता है कि ये सारी भिंडियाँ इन्हीं भिंडियों से प्रकट हुई है। वो उन भिंडियों को जितना तोड़ता है वो उतनी ही बढ़ जाती है। वो भिंडी कभी खत्म नहीं होती। ये तो सच में जादुई भिंडी है। इसको कितना भी तोड़ो ये खत्म ही नहीं होती। और इनसे तो मेरा पैर भी ठीक हो गया। क्यों ना मैं इन भिंडियों से समाज सेवा करूं? सुरेश उन भिंडियों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। उसकी भिंडियां तुरंत ही बिक जाती है, जिसकी वजह से वो एक सक्षम मनुष्य बनना शुरू कर देता है। ये बात जब राजकुमार को पता चलती है तो वो उसके खेत में पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसकी कामयाबी के पीछे इन भिंडियों का हाथ है। क्यों ना मैं इस खेत को ही जला दूं। ये जादुई भिंडियां नहीं रहेगी और ना ही सुरेश मुझसे ज्यादा सक्षम हो पाएगा। राजकुमार जैसे ही खेत में पैर रखता है तो भिंडी का पौधा अपनी लताओं से उसको पकड़ लेता है। राजकुमार जितना छुड़ाने की कोशिश करता है वो उन लताओं में और फंसा चला जाता है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, इसने तो मेरा गला ही घोंट दिया। मैं तो भिंडियों के खेत में आग लगाने आया था और इन्होंने तो मुझ पर ही हमला बोल दिया। राजकुमार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। वो राजकुमार की ऐसी हालत देखकर भिंडियों से क्षमा याचना करता है और उसे छोड़ने को कहता है। जादुई भिंडी, तुम इन्हें छोड़ दो। ये मेरे बड़े भाई हैं। उसके मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से ये तुम्हें नष्ट करना चाहता था। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इसको माफ कर दो और जाने दो। राजकुमार जब उन पौधों से छूटता है तो वो पैर सिर पर रखकर भागता है और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। वो दूसरी ओर सुरेश सबकी मदद करते हुए अपना जीवन यापन करता है।